नमस्कार बच्चों, अभी तक आपने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में गणित में पहला चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आज मैं इस क्लास में आपको कुछ पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी कि आपने इस पूरे चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। आपने इस चैप्टर की शुरुआत में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा, जो कि दो धनात्मक पूर्णांक a और d दिए रहने पर दो ऐसी संख्याएं q और r पूर्ण संख्याएं होंगी, विद्यमान रहेंगी हमेशा, जो कि आइडेंटिटी a बराबर बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगी, जहां पर r का मान 0 और b के बीच में ही होगा, यानी r का मान 0 और उससे अधिक और b से हमेशा कम होगा। इसके बाद आपने सीखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चरणवार ढंग से प्रयोग करके a और b का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इसी आइडेंटिटी को हम अप्लाई करते थे a बराबर बी क्यू प्लस आर को, तथा इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते थे जब तक कि हमको शेषफल के रूप में r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो जाता था। और जब हमें शेषफल r बराबर 0 प्राप्त हो जाता था तो ऐसी स्थिति में इस b के स्थान पर जो संख्या रहती थी वही उन दोनों संख्याओं का यानी a और b का एचसीएफ होता था। तीसरा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें था प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होता है। उपरोक्त में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो किस क्रम में, उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब जो भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब किसी भी भाज्य संख्या का केवल एक ही प्रकार से, यानी जो गुणनखंड है, जैसे कि कोई भाज्य संख्या 10 है, 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 × 2 × 5। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ यही संख्याएं हो सकती हैं, कोई दूसरी संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकती है। तीसरा था यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करती है, यानी p कोई ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। यानी अगर कोई संख्या धनात्मक पूर्णांक, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक भी है और वो किसी संख्या a² को विभाजित करती है, तो ऐसी स्थिति में p a को भी विभाजित करेगी। इसके बाद हमने सीखा था √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याओं की उपपत्ति के बारे में सीखा था कि ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। इसमें हम क्या करते थे कि हम मान लेते थे कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। एक सिंपल आप रिकॉल कर लीजिए इसको, इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं मान लेते थे और परिमेय संख्याएं मानने के बाद जो भी प्रक्रिया आगे उसको हम करते जाते थे, उसमें हमको विरोधाभास, लास्ट में आपको जो विरोधाभास प्राप्त हो जाता था उससे ये पता चलता था कि ये हमारी जो परिकल्पना थी, यानी हमने जो इन संख्याओं को परिमेय संख्या माना हुआ था वो ही गलत थी। इसके बाद आपने पढ़ा परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा। इसमें किसी शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है। अगर कोई ऐसी परिमेय संख्या p/q है जिसका कि दशमलव प्रसार शांत है, तो वैसी स्थिति में q को हम 2n × 5m के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। इसके बाद इसी कथन का विपरीत कथन है। अब क्या है, परिमेय संख्या आपको दी रहेगी जहां q के
अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तब ऐसी स्थिति में इस संख्या का यानी p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। सबसे लास्ट में हमने पढ़ा यानी दशमलव परिमेय संख्याओं के बारे में जो दूसरा कथन है कि ऐसी परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, उनके बारे में। अब यदि p/q ऐसी परिमेय संख्या है जहां q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं हैं, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। यानी q से p को भाग देने पर कभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तथा भागफल में एक निश्चित क्रम में संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस प्रकार से बच्चों आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हुआ और उसको एक दृष्टि में आपने इस चैप्टर में कितनी चीज़ों को पढ़ा क्रम से मैंने आपको बता दिया है। आप इस चैप्टर को अपने स्तर पर कंप्लीट कर लें, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको पूछ लें। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 को समराइज़ किया। आइए अब हम लोग अगले चैप्टर का अध्ययन करते हैं। अगला चैप्टर है आपकी पुस्तक में बहुपद। जैसा कि आपको उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, बहुपद अर्थात एक ऐसा व्यंजक जिसमें कई सारे पद हों। एक ऐसा व्यंजक किसी एक चर राशि में लिखा गया एक ऐसा व्यंजक जिसमें कई सारे पद हों। जैसे हमने ये एक बहुपद लिखा हुआ है px इक्वल टू ax की टू द पावर 4 प्लस bx क्यू प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस f। यहाँ पर चर राशि क्या है? x। इस बहुपद की घात क्या है? यानी बहुपद की घात आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में आप इसका अध्ययन कर चुके हैं बहुपद की घात के विषय में। तो बहुपद की घात क्या होती है? जिस चर राशि में बहुपद है उस चर राशि की अधिकतम घात। तो यहाँ चर राशि है x और इसकी अधिकतम घात है 4। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 4। अब यदि हमको लिखना हो एक बहुपद की घात वाला पद लिखना हो, जैसे कि एक ये बहुपद है 4x प्लस 9। यहाँ आप देख रहे हैं x की घात क्या है? 1 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। यदि बहुपद की घात 2 हो तो उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। से लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। तो ये बहुपद है, इसमें x की 2 घात हैं, तो इस बहुपद को हम कहेंगे द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन सब में आप देख रहे हैं कि बहुपद की घात है 3, अधिकतम घात 3 है। तो ये सभी त्रिघात बहुपद है। व्यापक रूप में जैसे यदि कोई द्विघात बहुपद लिखा जाए जो कि px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप से है और चूंकि इसमें x की 2 घात है तो ये द्विघात बहुपद है। तो जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होंगी और a कभी भी 0 नहीं होगा। चूंकि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में समीकरण हमने लिखा हुआ है तो यहाँ a 0 इसलिए नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला पद, ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, तब ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर a 0 नहीं होगा। अब हम एक बहुपद लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें हम x बराबर -1 मान रख के देखते हैं। मान रखने का मतलब है इस व्यंजक में हम x बराबर -1 रखेंगे, फिर हम देखेंगे इसका मान, इसको हल करने के बाद कितनी वैल्यू आती है। x बराबर -1 रखेंगे इस तरीके से, तो फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको मान p ऑफ -1 0 मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें x बराबर 4 रख के देखें, x बराबर 4 रखने पर भी यही प्रक्रिया सेम करने पर, यानी x की जगह सभी जगह 4 रख दिया जाएगा, तो हमको वैल्यू p4 की वैल्यू मिलती है 0। ऐसी स्थिति में आप इस
इस पूरी क्रियाकलाप से आपको सीखना क्या है? इस द्विघात बहुपद के बारे में आप एक बात देख रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद में यदि हम x बराबर -1 रखें और x बराबर -4 रखें तो ऐसी स्थिति में इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो यानी कि p-1 और p4 दोनों का मान शून्य हो जाता है। तो इसलिए x के ये दोनों मान कौन कौन से दोनों, -1 और 4, ये क्या कहलाएंगे? इस द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। शून्यक क्या है? यानी किसी चर राशि का जो बहुपद दिया हुआ है, किसी चर राशि का जो बहुपद दिया हुआ है उसमें चर राशि का वो मान, ऐसे मान रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो उस बहुपद का शून्यक कहलाते हैं। अब व्यापक रूप में आप इसको समझ लीजिए। जैसे एक कोई वास्तविक संख्या k है जो कि px का शून्यक कब कहलाएगी? जब p ऑफ k इक्वल टू 0 होगा। बहुपद में शून्य, अब आपको ये समझना है किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। व्यापक रूप में आप देखिए, जैसे कि ये n घात का बहुपद है, px इक्वल टू a x की पावर n प्लस bx माइनस 1 एंड सो ऑन चलता रहेगा, d तक है। इस बहुपद में शून्यांक की संख्या कितनी हो सकती है? n, अधिक से अधिक n। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शून्यांकों की अधिक से अधिक संख्या n हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस बहुपद में x के कई मान बराबर हों, यानी x के कई मान ऐसे हो सकते हैं कि वो एक 2-3 मान ऐसे हो सकते हैं जो कि एक जैसे हों, समान आए। इसलिए शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? n। अर्थात किसी बहुपद के शून्यांक की अधिक से अधिक संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है। अगर आपको कोई बहुपद दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि इस बहुपद में इसके शून्यांकों की कितनी संख्या हो सकती है, तो आपका सबसे उचित आंसर होगा उस बहुपद की जो घात है वो उस बहुपद के शून्यांकों की अधिक से अधिक संख्या हो सकती है। यानी किसी बहुपद की घात से ज़्यादा शून्यांक उस बहुपद में नहीं हो सकते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। ये एक द्विघात बहुपद आपको दिया गया है। अगर हम इसको y और x अक्ष पे इसका हमें ग्राफ बनाना है तो हम इसको px की जगह y ले लेंगे, और यहाँ इस सारणी को बनाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया गया। x की वैल्यू दी गई है, वैल्यू ली हमने -2 -1 0 1 4 5, और उन सभी x का मान -2 रखा गया, तब y का मान हमको मिला 6। इसी तरीके से -1 रखने पर 0, 0 रखने पर -4, 1 रखा गया तब -6, 4 रखा गया तब 0, और 5 रखने पर 6 वैल्यू प्राप्त हुई। इसका ये ग्राफ बनाया गया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको सिंपल समझ लीजिए कि इस बहुपद का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है। यहाँ आप ग्राफ में देख रहे हैं, इस वैल्यू से भी आप देख लीजिए, जब आपने x बराबर -1 लिया तब आपको y का मान 0 प्राप्त हुआ था। दूसरा, जब आपने x बराबर 4 लिया तब आपको y का मान 0 प्राप्त हुआ था। अब यहाँ देखिए आप इन दोनों जगहों पर, यानी x बराबर -1 पर आपको y का मान 0 प्राप्त हो रहा है, और वो बिंदु ग्राफ पर ये है। इसके बाद x बराबर 4 लेने पर y का मान 0 प्राप्त हो रहा है, और वो बिंदु ग्राफ पर ये है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? यानी किसी बहुपद के शून्यांक x के वो मान हैं जहां y बराबर 0 प्राप्त होता है। अगर ग्राफ से आप देखते हैं तो किसी बहुपद के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। आप अच्छे से देख रहे हैं, इस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरा यहाँ पर कर रहा है प्रतिच्छेद। यानी A और B बिंदु वो बिंदु हैं जहां बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अर्थात किसी बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।
और x अक्ष पर ये कुछ अलग नहीं है, वही है। x अक्ष को प्रतिच्छेद करने का मतलब है y का मान 0 होना। ग्राफ देखकर, अगर आपको ये सारणी नहीं दी गई है तो आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। ये बहुपद x अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इस बहुपद का जो समीकरण है उसमें x का मान रखने पर 2 बार y का मान हमको 0 प्राप्त होता है, यानी इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। और आप उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं इसको। एक ये ग्राफ दिया हुआ है, जैसे यहाँ आप देखिए, बताएंगे आप हमको। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 जगह। तो शून्यक कितने होंगे यहाँ पर? 2 शून्यक होंगे यहाँ पर। दूसरा देखिए, यहाँ ये ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को? A, B और C, 3 जगहों पर। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होंगे। इसमें देखिए, ये एक लाइन ये प्रतिच्छेद कर रही है, कितनी जगह x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है? 1 जगह। तो इस प्रश्न के लिए शून्यक कितने होंगे? इस ग्राफ में देखिए आप, यहाँ ये ग्राफ x अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 जगह। तो शून्यक कितने होंगे इसके? ये ग्राफ देखिए, यहाँ ये ग्राफ इस x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो शून्यक क्या होंगे? इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे? यानी x का ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर y शून्य हो, तो शून्य क्या होंगे इसके? 0। दूसरा देख लीजिए आप, ये ग्राफ भी x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो यहाँ शून्यक की संख्या क्या होगी? 0। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 जगह। A और B 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्य कितने होंगे इसमें? इस ग्राफ पे देखिए आप, ये ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3 4 जगह पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 4। अब आपको प्रश्नावली 2.1 गृह कार्य में करनी है। आपको जो भी समस्याएं होंगी आप पूछ लीजिए, और प्रश्नावली में आपको कुछ ग्राफ ही बनाकर दिए गए हैं और शून्यकों की संख्या पूछी गई है, तो आपको हल करनी है। धन्यवाद।